आज मैं दूर से सही लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा था कि इस संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बनकर के आया है। उनकी बातों में एक संतोष दिखता था, विश्वास नजर आ रहा था। हालांकि ये दुखद है कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों और बहनों, आपदा कोई भी हो, उसका असर बहुत व्यापक होता है, दूरगामी होता है। कोरोना के रूप में तो पूरी मानवता पर 100 साल में सबसे बड़ी आपदा आई है। पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी। पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया। हर कोई अपनी मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करने में जुट गया। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनौती बाकी दुनिया से और भी बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है। हमें कोरोना से बचाव और इलाज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना ही था। इस संकट से उपजी दूसरी मुश्किलों को भी हल करना था। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया, आने जाने पर रोक लग गई। इस उपाय से भारत के सामने अनेक और संकट खड़े होने ही थे। इन संकटों पर भी भारत ने, हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया। हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भुखमरी की स्थिति ना बने। हमारे बहुत सारे साथी गांवों से कामकाज के लिए शहर जाते हैं। हमें उनके खाने पीने, रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गांव लौटने पर उनके लिए उचित रोजगार भी सुनिश्चित करना था। ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी, जिन्होंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनौती को कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन साथियों,
चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज, 8 करोड़ लोगों को गैस भी। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए। श्रमिकों और किसानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी 2 दिन बाद ही 9 अगस्त को करीब करीब 10-11 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं। साथियों, इन सारे प्रबंधों के साथ साथ भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया। यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं। आने वाले दिनों में टीकाकरण की इस गति को हमें और तेज करना है। साथियों, कोरोना से बने हालात में भारत आज जितने मोर्चों पर एक साथ निपट रहा है, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। बड़े शहरों में श्रमिकों को झुग्गियों में ना रहना पड़े, इसके लिए उचित किराए की योजना लागू कर दी गई है। हमारे रेहड़ी पटरी और ठेला चलाने वाले भाई बहन, हमारे इन साथी फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सके, इसके लिए पीएम स्वनिधि के तहत उन्हें बैंक से सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। साथियों, आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो।
इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। छोटे, लघु, सूक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खेती और इससे जुड़े सारे कामकाज सुचारू रूप से चलते रहे। हमने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नए नए समाधान निकाले। मध्य प्रदेश ने भी इसमें सराहनीय काम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया, तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि एमपी में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केंद्र बनाए थे। मध्य प्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उन तक सीधा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और संवार करके आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते थे। जिस तक लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं जाता था। कुछ लोग सोचते थे गरीब को सड़कों की क्या जरूरत है। अब देखिए, आपने सुना होगा ये सब, ऐसा कहा जाता था तो गरीबों को सड़कों की क्या जरूरत है, उसको तो पहले रोटी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते थे कि गरीब को गैस की क्या जरूरत है, खाना तो वो लकड़ी के चूल्हे से भी बना लेगा। एक सोच ये भी थी कि जिसके पास रखने के लिए पैसा ही नहीं, वो बैंक खाते की क्या करेगा, बैंक खातों के पीछे क्यों लगे हो। प्रश्न ये भी किया जाता था कि गरीब को ऋण दे दिया तो उसको चुकाएगा कैसे। दशकों तक ऐसे ही सवालों ने गरीबों को सुविधाओं से दूर रखा। ये एक प्रकार से कुछ न करने का बड़ा बहाना बन गया था। ना गरीब तक सड़क पहुंची, ना गरीब को गैस मिली, न गरीब को बिजली मिली, न गरीब को रहने के लिए पक्का घर मिला, न गरीब का बैंक खाता खुला, न गरीब तक पानी पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि गरीब मूल सुविधाओं से दशकों तक वंचित रहा और छोटी छोटी जरूरत के लिए गरीब दिन भर जद्दोजहद करता रहा।
अब इसको हम क्या कहेंगे? मुंह में तो दिन में 100 बार गरीब शब्द बोलते थे, गरीब के गाने गाते थे, गरीब के गीत गाते थे, लेकिन व्यवहार ये था, ऐसी चीजों को हमारे यहां पाखंड कहा जाता है, पाखंड। ये सुविधा तो देते ही नहीं थे, लेकिन गरीब से झूठी सहानुभूति जरूर जताते थे। लेकिन जमीन से उठे हम लोग, जो हम आप ही के लोगों के बीच से आए हैं, आपके सुख दुख को निकट से अनुभव किया है, हम आप ही के बीच से आए हैं, और इसलिए हमने आप जैसे लोगों को काम करने का तरीका अलग रखा है। हम तो ऐसे ही व्यवस्था की मार झेल करके खड़े हुए हैं। इसलिए बीते वर्षों में गरीब को ताकत देने का, सही मायने में सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आज जो देश के गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, उनसे नए रोजगार बन रहे हैं, बाजारों तक किसानों की पहुंच सुलभ हुई है, बीमारी की स्थिति में गरीब समय पर अस्पताल पहुंच पा रहा है, देश में गरीबों के जो जनधन खाते खुलवाए गए, उन खातों के खुलने से गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गया,